हेलो बच्चों, आज हम लोग पिछली क्लास से आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम उससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा आगे बढ़ करके नए हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले अभी आपने जैसे कि एडिशन पढ़ा था, तो उसी के बेस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से घटाना। अभी तक हम लोगों ने जोड़ पढ़ा था, लेकिन ये घटाना भी बिल्कुल उसी तरीके से है, बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ के ही आधार पर बेस्ड है। उसी पर आप समझ भी सकते हैं चीज़ों को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास ये ए वेक्टर दिया हुआ है और ये मान लीजिए आपके पास बी वेक्टर दिया हुआ है, लेकिन इस बार हमें ए प्लस बी के बजाय मान लीजिए कि हमको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पता करना है। ये आपके क्वेश्चन में है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पता करिए। तो देखिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पता करने के लिए आप इसे ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि भाई प्लस साइन लगाने के बाद माइनस बी वेक्टर लिखने में कोई हर्ज नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस माइनस बी वेक्टर को समझूं, तो अगर ये बी वेक्टर है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी रखनी है, क्योंकि आपने अगर इसे बी वेक्टर बनाया है तो हम ये माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो असल में सब्ट्रैक्शन को हम ऐसे समझें कि ए वेक्टर में आपको माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, यानी हमने सहारा ले लिया असल में एडिशन का ही। हम एडिशन ही कर रहे हैं, लेकिन ए वेक्टर में बी वेक्टर को ना ऐड करके ए वेक्टर में हम माइनस बी वेक्टर को ऐड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि ट्रायंगल लॉ हमारे लिए लागू होगा, और ट्रायंगल लॉ हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले वेक्टर के सिर पर दूसरे वेक्टर की अगर पूंछ आ जाए, तो पहले वेक्टर की पूंछ से दूसरे वेक्टर के सिर पर जो आप वेक्टर ड्रॉ कर देते थे, दैट रिप्रेजेंट्स दोनों का एडिशन, इन्हीं का एडिशन। दैट मीन्स दिस इज योर ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, यानी ये ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ की मदद से इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि अगर ए वेक्टर आपको 3 मैग्नीट्यूड का दिया होता, एक एग्जांपल दे रहा हूं जैसा मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया था, बी वेक्टर 4 मैग्नीट्यूड का दिया होता और ये एंगल आपको 120 डिग्री दे देता और कहता कि हमें ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता करना है। तो हम करते क्या कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, तो ये आपका माइनस बी वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड तो इसका अभी भी 4 ही रहेगा, क्योंकि बी वेक्टर का भी 4 मैग्नीट्यूड था, तो माइनस बी वेक्टर का भी 4 रहेगा। हाँ, ध्यान देने वाली ये बात है कि हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जब जोड़ने का सीक्वेंस करना है, तो ये जैसे आपका माइनस बी वेक्टर बना है, तो यहाँ पर अब हमको इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करना है। ए वेक्टर ये और माइनस बी वेक्टर, इसको पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू ऐड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखिए, ये आपका मैं इसी के पैरेलली यहाँ पर बना रहा हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। दिस इज योर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में कहा हुआ है, याद रखिए कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग तभी कंसिडर करेंगे जब दोनों की टेल आपस में मिल रही हो। तो ये अगर माइनस बी वेक्टर है, तो ये वेक्टर भी आपका माइनस बी वेक्टर ही बना, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ 120 डिग्री है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 120 डिग्री ही हम ले सकते हैं, और इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत आराम से हमको मैग्नीट्यूड निकालने भी आ जाएगा, यानी पहले वेक्टर का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का ए माइनस बी का मॉड, यहाँ मॉड निकाल रहे हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 120 डिग्री। ये यूज करना है दोनों के बीच का एंगल। हाँ, ध्यान ये देना है कि इस बार tan फाई जो बनेगा वो इस जगह बनने वाला है। अगर आप देख रहे हैं पहले वेक्टर के साथ अगर आप एंगल देखेंगे, तो दिस इज योर tan फाई, ये आपका tan फाई बनेगा पहले वेक्टर के साथ, क्योंकि ये दूसरा वेक्टर हुआ, ये पहला वेक्टर हुआ, इसके साथ ये एंगल बनेगा। दैट इज योर
ए वेक्टर के साथ बना हुआ एंगल tan फाई will be equal to b sin theta, that means 4 sin 120 degree upon a plus b cos 120 degree. That is your b sin theta अपॉन a plus b cos theta का एंगल। यहाँ से आप फाई बराबर tan इनवर्स निकाल सकते हैं, और अगर आपको b वेक्टर यानी माइनस b वेक्टर के साथ भी अगर एंगल निकालना है तो आप ये वाले एंगल को निकाल सकते हैं, दैट इज 120 डिग्री माइनस फाई की वैल्यू निकाल करके। खैर, ये तो बात हुई सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की, और हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन उसी आधार पर किया जैसे कि हम लोग एडिशन भी कर रहे थे। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट जाननी पड़ेंगी। जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि हमें इंपॉर्टेंट चीजें उसमें क्या जाननी है। पहले हम लोगों को नल वेक्टर या जिसे जीरो वेक्टर भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके, और दूसरा यूनिट वेक्टर के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके जाने हम लोग आगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमको पढ़ने में तकलीफ होगी। तो हमको नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर दोनों के बारे में जानना होगा। नल वेक्टर क्या है, पहले नल वेक्टर की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं वेक्टर के लिहाज से, और इसमें सामान्य तौर पर आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलते रहें। दूसरी बात जो है, इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से स्टडी करें, जिससे आगे आपके बड़े न्यूमेरिकल्स जब हम लोग इसको स्टडी करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वो भी आपसे बन सकें। नल वेक्टर क्या है, नल वेक्टर के अंदर याद रखिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हमेशा 0 होता है, और डायरेक्शन इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट का मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि हम पता नहीं कर सकते। नल वेक्टर के डायरेक्शन को पता क्यों नहीं किया जा सकता? जीरो वेक्टर इसका रिप्रेजेंटेशन है, आप लोग इसे जीरो वेक्टर भी कहते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्यों नहीं पता किया जा पा रहा है, पहले इस बात को थोड़ा समझते हैं। इसको बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ए वेक्टर के साथ माइनस ए वेक्टर को जोड़ दिया, उसी के जस्ट अपोजिट वेक्टर को और सेम मैग्नीट्यूड के, तो ऑब्वियस सी बात है आपको नल वेक्टर मिलेगा, यानी एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा और जो है डायरेक्शन जो है इनडिटर्मिनेंट आएगा। इनडिटर्मिनेंट कैसे? क्योंकि ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, और इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ए वेक्टर कहेगा कि भाई हमारी भी ताकत बराबर है, माइनस ए वेक्टर कहेगा कि हमारी भी ताकत बराबर है, और दोनों का झगड़ा आपस में आज तक कंटिन्यू है, और ये डिसाइड ही नहीं हो पाया कि जीरो वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। तो ये अनडिसाइडेड सिचुएशन है जीरो वेक्टर के लिए, और हम ये कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन इनडिटर्मिनेंट होगा, यानी कि आज तक पता नहीं किया जा सका है। नल वेक्टर के बारे में बाकी चीजें हम लोग और आगे जब कैलकुलेशंस होंगी तो हम लोग देखेंगे। इसके आगे हम लोग और दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट इज योर यूनिट वेक्टर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने कई बार IJK के नाम से इनको देखा होगा, लेकिन मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि सिर्फ IJK ही यूनिट वेक्टर्स नहीं होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स आर इनफाइनाइट। अभी हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होगा। मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। मैग्नीट्यूड याद रखिए, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा वो वेक्टर क्लियर कट यूनिट वेक्टर कहा जाएगा, भले उसका डायरेक्शन कुछ भी हो। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर की संज्ञा देंगे। डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन आप यूनिट वेक्टर का कह सकते हैं एनी डायरेक्शन, कोई भी दिशा हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है यूनिट वेक्टर का। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो फिर ये बात कहाँ से आई कि हम जो है यूनिट वेक्टर सिर्फ IJK ही जानते हैं? क्या और भी अदर डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर्स होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं।
अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर आप ये सोचें कि यूनिट वेक्टर सिर्फ एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है या जेड एक्सिस में, ऐसा नहीं है। यूनिट वेक्टर्स हर डायरेक्शन में होते हैं। हर डायरेक्शन में मतलब आपके हिसाब से अगर आप ऐसा सोचें कि आप सिर्फ 4 डायरेक्शन जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इज दिस एंगल, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी एक डायरेक्शन है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी एक डायरेक्शन है। इस तरीके से तो मैं 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, इस तरीके से तो मैं इनफाइनाइट डायरेक्शंस बना सकता हूं। और अगर इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं तो इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स भी होंगे। कैसे? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ये मैंने बोला कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिंगल यूनिट वेक्टर का राज चलेगा, सिंगल यूनिट वेक्टर होगा। अब आप कहेंगे और क्यों, कोई इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता है? जरा इस बात को सोचिए कि आपने डायरेक्शन फिक्स कर दिया और अगर आप यूनिट वेक्टर उसे बोल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए उसको हम कोई ए कैप कह देते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ इस डायरेक्शन में जो सिंगल यूनिट वेक्टर है उसको हम ए कैप कह सकते हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं सर कि क्यों कोई दूसरा बी कैप वेक्टर इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता? रीजन क्या है कि ए कैप वेक्टर का, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा और डायरेक्शन आपने पहले से ऑलरेडी फिक्स कर रखा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब अगर उसी डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड का क्यों? क्योंकि आपने यूनिट वेक्टर की बात की है। तो अगर उसी डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड का कोई और वेक्टर हुआ, जैसे बी कैप आपने लिख भी दिया अगर जबरदस्ती, तो बी कैप का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 और उसका भी डायरेक्शन होगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब ए कैप ही बी कैप है, यानी कि दोनों सेम वेक्टर हो गए। तो इसलिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही यूनिट वेक्टर होता है। हाँ, अगर ये तुरंत के तुरंत 31 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में, या 31 डिग्री 1 मिनट हो गया, 31 डिग्री 2 मिनट हो गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उस डायरेक्शन में भी अपने अपने पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर्स होंगे। यानी सिंगुलर डायरेक्शन तो सिंगुलर यूनिट वेक्टर, एक डायरेक्शन तो एक यूनिट वेक्टर। अगर ये डायरेक्शन है तो इसमें एक ही यूनिट वेक्टर होगा, इसके जस्ट बगल में दूसरा यूनिट वेक्टर होगा, इसके जस्ट बगल में तीसरा यूनिट वेक्टर होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही यूनिट वेक्टर होगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही यूनिट वेक्टर होगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही यूनिट वेक्टर होगा, साउथ डायरेक्शन में एक ही यूनिट वेक्टर होगा, साउथ से 2 डिग्री भी अगर बनाता हुआ नीचे गया तो उधर भी पर्टिकुलर एक सिंगल यूनिट वेक्टर होगा। चूंकि इस तरीके से तो हमारे पास इनफाइनाइट डायरेक्शंस हो सकते हैं, और चूंकि हमारे पास इनफाइनाइट डायरेक्शंस हो सकते हैं इस तरीके से, तो हमारे पास इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स भी होते हैं। हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक सिंगल यूनिट वेक्टर, इनफाइनाइट डायरेक्शंस, इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स। तो हम समझ गए कि यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन यूनिट वेक्टर्स जो है एक डायरेक्शन में एक ही सिंगल होता है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि आई जे के क्या है। देखिए कई सारे, जैसे कि एग्जांपल आपको दूं कि आपके घर में कुत्ते पाले जाते हैं और गली में भी कुत्ते घूमते रहते हैं। तो घर में पाले गए कुत्ते का आप कोई ना कोई नाम रखते हैं, टाइगर, टॉमी, कुछ भी नाम रख देते हैं, लेकिन गली में जो बाहर कुत्ते घूम रहे होते हैं उनका आप नामकरण नहीं करते हैं, उनका नाम नहीं रखा जाता है। रीजन सिर्फ इसका इसलिए है क्योंकि जो घर में आपके कुत्ता पाला गया है उसकी आपको रोज आवश्यकता पड़ती है उसको नाम से पुकारने की, इसलिए आप उसका नामकरण कर देते हैं। इसी तरीके से जो यूनिट वेक्टर्स एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में है, उन यूनिट वेक्टर्स की चूंकि हमें बार बार जरूरत पड़ती रहती है, इस वजह से हमने उनका नाम रख दिया है। एक्स डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर जो पड़ता है उसको हम लोग आई कैप वेक्टर कहते हैं। वाई, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो पड़ेगा उसको हम लोग जे कैप कहते हैं। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जो पड़ता है उसको हम लोग के कैप कहते हैं। अकॉर्डिंगली अगर इधर की तरफ प्लस आई यूनिट वेक्टर है तो इधर माइनस आई यूनिट वेक्टर हो जाएगा, इधर की तरफ अगर प्लस जे यूनिट वेक्टर है तो इधर माइनस जे यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और अगर इधर की तरफ प्लस के यूनिट वेक्टर है तो इधर की तरफ, यानी अंदर की तरफ, पेपर के अंदर की तरफ
माइनस के यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ये जेड एक्सिस आप जानते हैं, ऐसे मैंने बनाया भले है, लेकिन ये पेपर के बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हम लोग यूनिट वेक्टर्स कैसे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब इसके आगे मैं चलूंगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में तोड़ना। कंपोनेंट्स में तोड़ने का मतलब क्या हुआ? जैसे एक पहले हम रेजोल्यूशन 2D में सीखेंगे, यानी 2 डायमेंशनल में, उसके बाद मैं इसे 3D में भी आपको समझाऊंगा। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई ए वेक्टर है। ध्यान ये दीजिएगा कि वेक्टर का कभी भी कंपोनेंट तोड़ने के लिए वेक्टर के को ट्रांसलेट करके उसकी पूंछ ओरिजिन पर ले आइएगा। ये बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है। जो बच्चे शुरू में सीख रहे हैं वेक्टर्स का कंपोनेंट तोड़ना, वो इस बात को इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखें कि वेक्टर अगर कहीं हवा में बना हुआ है, इधर बना हुआ है अगर कहीं, तो उस वेक्टर को ट्रांसलेट करके हमेशा ओरिजिन पर ले आइए। ओरिजिन पर लाने से आप उसकी ओरिजिन पर उसकी पूंछ को लेकर के आइए, तभी आप वेक्टर का रेजोल्यूशन शुरू करिए, यानी वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना शुरू करिए। इससे एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब बहुत आसान हो जाता है जब हम वेक्टर्स को रिजोल्यूट करते हैं। जब ये वेक्टर की पूंछ जो है आपकी ओरिजिन पर आ जाए, तो आप पर्टिकुलरली यहां से उसके हेड से एक्स एक्सिस पर, चूंकि अभी हम लोग 2D समझ रहे हैं, 2D में तोड़ना वेक्टर को, परपेंडिकुलर गिरा दीजिए। मान लीजिए कि ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई थीटा एंगल बनाता है। अब अगर मैं इतने बड़ी लंबाई की बात करूं, यानी इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैग्नीट्यूड आपका सिर्फ ए होगा, लंबाई, सिर्फ लंबाई। दिस इज योर थीटा। अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का फार्मूला लगाएं साइन थीटा का, परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू साइन थीटा इंटू हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल टू, इसकी लंबाई आपकी ए साइन थीटा हो जाएगी, ऐसा आपने पैरेललोग्राम लॉ में भी देखा था, और इसकी लंबाई ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। यहां से यहां तक की लंबाई ए कॉस थीटा और यहां से यहां तक की लंबाई ए साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। अब सिंपल सी बात इस बात की आई कि अगर इतनी बड़ी लंबाई को मैं वेक्टर में चेंज करना चाहता हूं, मैं इसे वेक्टर में बदलना चाहता हूं, तो और बिना इसका मैग्नीट्यूड बदले, इस लंबाई की लेंथ मुझे नहीं बदलनी, मैग्नीट्यूड नहीं बदलना है, लेकिन मैं इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं उसका अभी आप रीजन समझ जाएंगे कि मैं क्यों इसे वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूं। मान लीजिए कि मैं इसमें एरो लगाना चाहता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसमें एरो लगाना चाहता हूं, यानी इतनी बड़ी लंबाई को वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो वेक्टर में कन्वर्ट करने का साफ मतलब ये है कि मुझे इतनी ही लेंथ का वेक्टर चाहिए, एक कॉस थीटा का ही वेक्टर चाहिए, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मुझे चाहिए। अब अगर मैं एक ऐसे वेक्टर से इससे मल्टीप्लाई कर दूं, आई कैप, आई कैप का मतलब एक ऐसा यूनिट वेक्टर का चूंकि मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो वो जब ए कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो ए कॉस थीटा की ही लंबाई मिलेगी। ए कॉस थीटा में भाई 1 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा तो ए कॉस थीटा की ही लंबाई मिलेगी, और चूंकि इसमें एक स्केलर से एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो क्वांटिटी बनी वो वेक्टर क्वांटिटी बनी है, और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। दैट मीन्स दिस इज योर ए कॉस थीटा इंटू आई वेक्टर हुआ अगर हम बात करें। और अगर मैं ऊपर के वेक्टर को पॉजिटिव जे में कन्वर्ट करता हूं, यानी कि जे से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये जो ऊपर खड़ा वाला वेक्टर आपको मिल रहा है, ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। ए साइन थीटा इंटू जे, लंबाई इसकी ए साइन थीटा ही रही, लेकिन चूंकि मैंने जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बन गई, जिसकी लंबाई ए साइन थीटा के बराबर ही रही। तो गौर से अगर आप देखें तो ये आपका जो ए वेक्टर है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को लगा करके हम इसे ए कॉस थीटा आई और इसको हम ए साइन थीटा जे, यानी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर कैन बी एडेड एंड रिटन एज ए वेक्टर के तौर पर, ये पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर दोनों को ऐड करके हम ए प्राप्त कर सकते हैं। यानी ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ए कॉस थीटा की बात करेंगे, ये जो आपके पास पर्टिकुलर बना है, दिस इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, इसी को हम लोग एक्स कंपोनेंट का नाम देते हैं। और ये जो ए साइन थीटा बना हुआ है,
इसी को हम लोग y कंपोनेंट का नाम देते हैं। ये y वाला हिस्सा हो गया a sin थीटा, और ये जो x कंपोनेंट यानी x की तरफ का जो हिस्सा है इसको हम नाम देते हैं। अब ये आपका पर्टिकुलर a वेक्टर बन गया, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें कि अगर मैं x कंपोनेंट का स्क्वायर करके और y कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, इसी x कंपोनेंट यानी a cos थीटा और y कंपोनेंट यानी a sin थीटा का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, लाइक a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐड कर दूं तो आप जानते हैं मैं a स्क्वायर मुझे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, दैट बिकम्स a स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं मॉड ऑफ a निकालना चाहता हूँ, यानी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, तो मैं a cos थीटा का स्क्वायर और प्लस a sin थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों से मुझे मिलेगा अंडर रूट a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ a दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a। दैट मीन्स मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए उसके x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर दोनों स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दिया जाए तो हमें वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर है। साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि थीटा इज योर डायरेक्शन। थीटा डायरेक्शन का मतलब क्या है, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट अगर हम कर दें, गौर से देखेंगे अगर आप, तो y कंपोनेंट tan थीटा इज इक्वल टू रिटन एज a साइन थीटा अपॉन a cos थीटा, a कट जाएगा और आपका tan थीटा आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। इससे हमें tan थीटा भी मिल जाएगा, यानी कि हमको डायरेक्शन भी यहां से इस वेक्टर का ये कितना एंगल x एक्सिस के साथ बना रहा है बराबर y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट के मिल भी जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर आपके सामने कोई वेक्टर लिखा हो इस तरह का कि इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, तो मॉड ऑफ a निकालने के लिए आपको सिंपली करना है अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। और अगर आप इसका tan थीटा निकालना चाहते हैं, यानी इसका डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना है, या tan फाई निकालना चाहते हैं, दैट इज योर डायरेक्शन y कंपोनेंट दैट इज 4 अपॉन x कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू 3। अच्छा, आप लोग को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से पता होगा, अगर नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3/5 और साइन 53 डिग्री की वैल्यू 4/5 होती है। ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। और इसी तरीके से आप जानेंगे कि कॉस 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 और कॉस 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 होती है। अकॉर्डिंगली अगर आप ये देखना चाहें तो आपको दिख भी रहा होगा कि अगर मैं साइन 53 डिग्री अपॉन कॉस 53 डिग्री करूं तो मुझे 4/3 यानी tan 53 डिग्री मिल जाएगा। यानी यहां हम साफ साफ बोल सकते हैं कि दैट रिप्रेजेंट्स फाई इज इक्वल टू 53 डिग्री। यहां हम बहुत आराम से निकाल करके इसको बता सकते हैं। खैर, इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जब हमको कंपोनेंट में किसी वेक्टर को लिख करके दिया जाएगा तो वेक्टर्स को जोड़ना और घटाना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझे जैसे एक a वेक्टर दे दिया 3i प्लस 4j, एक b वेक्टर दे दिया 2i माइनस j, एक c वेक्टर दे दिया 3i प्लस 2j, और अब मैं दो से ज़्यादा वेक्टर्स ले रहा हूँ। पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर से ऊपर अलाउड नहीं था, क्योंकि दो ही लोग होते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ में देखिए मैंने 3 वेक्टर लिया और अचानक आपसे कह दिया कि फाइंड आउट a प्लस बी प्लस सी वेक्टर कितना होगा। तो आप सारा i वाला एक साथ जोड़ देंगे और सारा j वाला एक साथ जोड़ देंगे, यानी 3 + 2 5 30 8 यानी 8i, और 4 2 6 माइनस 1 यानी कि प्लस 5j। अब आप चाहें तो इसका बहुत आसानी से मॉड निकाल सकते हैं, यानी मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एंड डायरेक्शन योर tan फाई
डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। तो ये एक तरीका हुआ रिजोल्यूशन करने का, वेक्टर्स को तोड़ने का, वेक्टर्स को जोड़ने का। वेक्टर्स को हम उसी तरीके से घटा सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझसे कहता कि ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटा दीजिए, तो मैं 3i माइनस 2i और 4i माइनस माइनस जे हो जाता। दैट मीन्स i प्लस 5j के बराबर आ जाता हमारा, अगर ए माइनस बी वेक्टर हमें निकालने के लिए कहता। तो ये मैंने अभी आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया है, और रिजोल्यूशन करने के बाद हम आगे रिजोल्यूशन पर बेस्ड कितने न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिजोल्यूशन से संबंधित न्यूमेरिकल्स यानी वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि एक एग्जाम्पल आपको दे करके बताता हूं कि क्यों हम tan थीटा मात्र से किसी वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बता सकते। खाली अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन tan थीटा दे दिया जाए तो हम वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में क्यों नहीं बता सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक वेक्टर i प्लस जे ले लूं और दूसरा वेक्टर माइनस आई माइनस जे ले लूं, दोनों वेक्टर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हैं, लेकिन दोनों का अगर आप गौर करेंगे तो tan थीटा 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और -1 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू 45 डिग्री ही आएगा। यानी कि दोनों के लिए जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री ही जैसी प्रतीत हो रही है। तो इस एनोमली को, इस प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। आप जरूर से जरूर पूरा वीडियो वॉच करिए और जरूर से जरूर वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।